Hello students, welcome to our third year class of optimization techniques। इसमें अभी तक हम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन और उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन इस पर चर्चा कर रहे थे। तो दो चार एग्जांपल हमने करे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने और एग्जांपल्स से रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो पहले एक बार अपन कुछ सारी चीज़ें टच कर लें, उसके बाद फिर जो है दोबारा से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन उसको डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन और सॉल्यूशन के बारे में। तो आज अपन एक नया कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं आगे, जो आपको काम आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालने में। तो वो है आपका कुछ एक डेफिनेशंस हैं जिसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर वो डेफिनेशन एज इट इज़ आपको यहाँ नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो एक मैंने इसके आगे एक जस्ट एग्जांपल भी लिया है, ये वाला उदाहरण एक। इसमें अपन इस चीज़ को और ज़्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेशंस को अपन देखेंगे किस तरह जो है एग्जैक्ट एग्जांपल में वो अप्लाई हो रही हैं, या हमको समझ में आ रहा है कि हमने किस तरह से डेफिनेशन देखी थी, पढ़ी थी, उसका क्या इम्प्लीकेशन एग्जांपल में कहाँ वो डेफिनेशन एकदम जो है पॉपअप हो रही है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले एक इसमें डेफिनेशन जो है ऊपर ही ऊपर लिखी हुई, अनपभ्रष्ट आधारी हल, नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो इसमें ये कहता है कि यदि किसी आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर शून्य हो, शून्येतर यानी नॉन ज़ीरो हो, अर्थात सभी आधारी चरों का मान अशून्य हो, तो उसे अनपभ्रष्ट आधारी हल, नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, आधारी सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि यदि किसी आधारी हल में, अब आधारी हल क्या होता है ये अभी अपन आगे देख लेते हैं एग्जांपल में। आधारी चर शून्येतर हों, आधारी जो चर हैं वेरिएबल्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों, तो इसे अनपभ्रष्ट आधारी हल कहते हैं। तो ये नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। अभी देखते हैं अपन एग्जांपल में और समझेंगे इसको अच्छे से। दूसरी डेफिनेशन है अपभ्रष्ट आधारी हल, डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है साहब, एक आधारी हल अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है यदि एक या एक से अधिक आधारी चर का मान शून्य हो, यहाँ तो शून्येतर हो, अशून्य हो, और यहाँ क्या कहता है शून्य हो। समझ में आ गई बात। तो नॉन डीजेनरेट जब आप याद करोगे तो आपको नॉन ज़ीरो इस पे कंसंट्रेट करना है इसके डेफिनेशन में, और इसमें इज इक्वल टू ज़ीरो पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, आगे चले। आधारी सुसंगत हल, ये बहुत काम की चीज़ है अपने लिए। क्या कहता है ये, आधारी सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या एलपीपी का सुसंगत हल, फिजिबल सॉल्यूशन, जो कि आधारी हल बेसिक सॉल्यूशन भी हो, ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो कि बेसिक सॉल्यूशन भी हो, क्या कहलाता है, आधारी सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, इसको और ध्यान से आप याद कर लें। तो अभी तक हमने 3 डेफिनेशन है बात की है इनके बारे में, पर हो सकता है अभी आपको पिक्चर क्लियर नहीं हुई हो, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपन जैसे ही ये एग्जाम्पल पे आएंगे तो एक एक चीज़ आपको इसमें क्लियर होती चली जाएगी। उसके बाद है, यदि रैखिक प्रोग्रामन समस्या जिसके कंस्ट्रेंट्स या प्रतिबंध निकाय समीकरण कितने, ये देखें क्या कहता है कि यदि रैखिक प्रोग्रामन एलपीपी जिनके व्यवरोध कंस्ट्रेंट्स या प्रतिबंध निकाय में m समीकरण, यानी x1 x2 इस तरह इन कंस्ट्रेंट्स को लिए हुए कितने समीकरण हो, m समीकरण, तथा n चर हो, और m इज लेस देन इक्वल टू n हो। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो ये पढ़ा है जितने
अननोन हो उतनी अगर इक्वेशंस होती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ ये कहता है कि आपके पास इक्वेशंस जो हैं, समीकरण तो है m और चर है n, और समीकरण m जो है संख्या उनकी चरों से कम है, यानी समीकरण कम है चर ज़्यादा है, होगी ना अलग बात। तो उसके आधारी सुसंगत हल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या होगा? पहली चीज़ तो साहब ये होगी, कम से कम n-m चरों के मान शून्य होंगे, n-m चर जो होंगे उनके मान शून्य होंगे। क्लियर है? तो n-m चरों के मान शून्य होने का मतलब क्या निकल रहा है? यानी जितने मान इसके बराबर तो निकलेंगे, m समीकरण है तो m मान तो निकलेंगे, पर n-m चरों के मान जरूरी है कि शून्य होंगे। एक तो ये खास बात होगी। किसी भी चर का मान ऋणात्मक नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा। बहुत दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो उसमें दो क्वालिटी होगी। क्या? n-m चरों के मान शून्य होंगे और किसी भी चर का मान ऋणात्मक नहीं होगा। उसके बाद अगला है अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल, नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और फिर जैसे इसमें नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें वर्ड एक और क्या ऐड हो गया? फिजिबल। फिर जैसे डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें एक वर्ड और क्या ऐड हो जाएगा? फिजिबल। तो ये बन जाएंगे नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो क्या होता है साहब इसका? नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है रेखिक प्रोग्रामन समस्या का एक आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि प्रत्येक आधारी चर जो है शून्य हो। ठीक है? और दूसरा, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का एक आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि क्या हो? आधारी चर शून्य हो। इधर तो क्या आधारी चर अशून्य हो और इधर आधारी चर शून्य हो। वही जो अशून्य और शून्य की बात जो अपन ने ऊपर कही थी वही बात यहाँ है, पर यहाँ रिलेट किससे करा इसको? फिजिबल सॉल्यूशन से। यानी नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन में वर्ड क्या आ गया? फिजिबल। और यहाँ क्या आ गया? फिर से फिजिबल वर्ड आ गया। तो ये 5 डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब साहब देखें, आप निम्न समीकरण के लिए एग्जाम्पल है कि निम्न समीकरण के लिए सभी आधारी सुसंगत कौन से? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हलों को ज्ञात कीजिए एवं चरम बिंदु हल लिखिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो साहब। क्या है कि दो आपको इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल कितने? x1, x2, x3 एंड x4, और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन से x1, x2, x3, x4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से देखो आप। 2x1 6x2 2x3 प्लस x4, 6x1 4x2 4x3 प्लस 6x4 इजिकल टू 3 तो ऊपर है, इजिकल टू 2 नीचे है, और सारे के सारे x1 x2 x3 x4 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? अब इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर बनाएं तो बनेगी कैसी? 2 1 6 4, ठीक है, 2 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 6। ये 1 6, ये अपन ने क्या बनाई? इसकी एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और इधर जो है 3 और 2, इसको भी अपन आगे काम में ले रहे हैं और इसको b की तरह से आगे देखते हैं। चलें सर, आ जाएं इस पर।
अब ये देखें आप क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फ़ा 1 अपन ने पहली वाली को नाम दे दिया 2 6, यानी कि पहली इक्वेशन में x1 का गुणांक, दूसरी इक्वेशन में x1 का गुणांक। अल्फ़ा 2 नाम दिया पहली इक्वेशन में x2 का गुणांक, दूसरी इक्वेशन में x2। ऐसे अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4, ये अपन ने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 निकाल लिया। अब खास बात क्या है वो देखें अपन कि इसमें हलों की संख्या, अधिकतम आधारी हलों की संख्या कितनी होगी? ये होगी 4C2। कैसे? 4 तो वो है जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या, और 2 क्या है? 2 है नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन टू अस। तो 4C2 जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है साहब? आपके 6 आ जाता है। ठीक है, तो इसके अधिकतम आधारी हलों की संख्या जो है कितनी होगी? 6 होगी। अब हल ज्ञात कर, ये तो अधिकतम आधारी हलों की संख्या निकालने का तरीका है 4C2, यानी वेरिएबल जितने हैं वो, और C, और नीचे नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब हल ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 में से 2 का चयन करते हैं, 2 रखते हैं साहब। तो 2 का चयन कैसे करें? इसमें से पहले अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 साथ रख लें, फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 साथ रख लें, फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 साथ रख लें, फिर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 साथ रख लें। तो देखें ये किस तरीके से बनाया अपन ने। ये रहा, ये B1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, B2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 एंड अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। तो B1 क्या है? B1 है ये रहा। किसका अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 साथ रखें? तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कहाँ रखें सर? ये रहे, अल्फ़ा 1 ये रहा और अल्फ़ा 2 ये रहा, ये B1 है। इसका डिटरमिनेंटल वैल्यू निकाली, डिटरमिनेंट की वैल्यू -28 आ गई। B3 लिखा, तो B3 क्या है अपने पास? ये देख लो आप, 2 6 है, 2 6 है, और क्या है साथ में? 1 6 है। ये रहा B2, B3 ये रहा B3, ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 4 है। ऐसे ही सबकी वैल्यू अपन ने निकाल ली और सबके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। इसको डिटरमिनेंट में रखा ना, डिटरमिनेंट के साइन में, तो सबकी वैल्यू निकाली। डिटरमिनेंट क्यों निकाला? क्योंकि अपने को क्या निकालना है? अल्टीमेटली इनवर्स निकालना है, इसलिए। तो अब साहब आगे चलें अपन इसके। तो आगे क्या है? x1 x2 ऐसे रखें। चूंकि इनमें कोई शून्य नहीं है, अब ये ध्यान दो, क्योंकि इनमें से किसी की भी डिटरमिनेंटल वैल्यू 0 नहीं है, अतः क्या होगा? समस्त समुच्चय रैखिक स्वतंत्र हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो उससे क्या होगा? इनके 6 अवतार सभी आधारी हल विद्यमान होंगे। तो देखे जाए, सबसे पहले x1 x2 रखा, ये होता xB1। तो B1 का इन्वर्स निकालो। इन्वर्स आपको पता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आई वो, और फिर हर एक का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 4 होगा। ये आ गया 4 यहाँ पे। 6 के साथ प्लस माइनस चलेंगे तो माइनस लगेगा, और 6 का कोफैक्टर ये वाला 6 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। फिर आगे देखें, इस वाले 6 का कोफैक्टर क्या होगा? सामने वाला 6 होगा और माइनस के साथ होगा, और प्लस माइनस प्लस, इस 4 का कोफैक्टर क्या होगा? ये सामने वाला 2 होगा और प्लस का होगा, और -1/28 से आगे। और 3 2 क्या है साहब? B, जो कि इक्वेशन के सामने लिखा हुआ था 3 2, मैंने आपसे बोला था ना इसको B बनाएंगे, सब 3 2 यहाँ लिखा। तो जब इसको सॉल्व करा अपन ने आगे, तो पहले तो ये वाली रो इस कॉलम से होगी, ये वाली रो इस कॉलम से होगी। डिटरमिनेंट वो मैट्रिक्स सॉल्व करना आता ही है, ये आएगा और -1/28 का भाग दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये मिल जाएगा। फिर आगे चलें, तो x1 x2 रखेंगे, x3 रखेंगे, xB2 बनेगा, B2 इन्वर्स करेंगे, और B, ये फॉर्मूले समझ लें आप इसको। तो B2 इन्वर्स की वैल्यू क्या आई? -1/4 आई, और -1/4 इंटू ये मैट्रिक्स, ये B2 इन्वर्स हो जाएगा। फिर B रख दिया,
ऐसे ही फिर इसको सॉल्व करा तो आगे ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। x1 x4 आ जाएगा, x2 x3 आ जाएगा, x2 x4 आ जाएगा और x3 x4 आ जाएगा। इन सब के लिए अपन जो है ये वाली वैल्यूज अपन फाइंड आउट करेंगे, 6 की 6 वैल्यू निकाल लें। अब देखें आप, इसमें जब अपन ने ये वैल्यू निकाली थी तो इसमें क्या क्या था, इसमें x1 और x2 था, तो x1 x2 तो ये आ गया और x3 x4 0 0 हो जाएगा। फिर इसमें x1 और x3 ये आ गया, x1 ये बन जाएगा, x3 ये निकल जाएगा और x2 और x4 0 हो जाएगा। ये x2 और x4 यहाँ 0 पड़ा है, नीचे का ब्रैकेट देखें आपने। इसमें x1 और x4 है तो x1 और x4 की वैल्यू तो ये हो जाएगी और x2 और x3 0 हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे जो अपने को ये मिले थे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, इसको अपन ने इस फॉर्म में जमा लिया। ठीक है, इसमें ये x1 है, ये x2 है, x3 और x4 0 है, ये देखें x3 और x4 0 है। फिर x1 ये था और x3 ये था, ये रहा x1 ये रहा और x3। तो इसमें क्या बचा रह जाएगा, इसमें आपके पास बचा रह जाएगा ये रहा, सॉरी यहाँ पे देखें ये और ये और ये। फिर अगला क्या है 1/2 एंड 0, तो 1/2 एंड 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर्स हैं x1 और x3, बाकी सब 0 हैं। तो ये हमने सभी आधारी हल बना लिए इसके, ये आधारी हल हो गए। अब आधारी हल निकलने के बाद सुसंगत 3 आधारी हल हैं जो नॉन जीरो हैं, नॉन निगेटिव हैं, धनात्मक हैं। तो देखें, एक तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, एक इसमें नेगेटिव आ रहा है और एक इसमें नेगेटिव आ रहा है। इन 3 को छोड़ दो जिसमें नेगेटिव आ रहा है और सारे पॉजिटिव वाले बचे कितने रह जाएंगे, ये 3 बचे, 1 2 एंड 3। तो x1 आपका आ जाएगा 0 1/2 0 0, ये वाला आ गया। ये नेगेटिव आ रहा है, इसको हटा दो। ये नेगेटिव आ रहा है, इसको हटा दो। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसको रख लिया, यहाँ रख लिया। और लास्ट में ये नेगेटिव आ रहा है, इसको हटा दो। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसको रख लिया, सॉरी इसको रख, ये नेगेटिव आ रहा है ना, इसको हटा दिया। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसको रख लिया। तो ये जो है आपके क्या बन जाएंगे, सभी आधारी हल तो हो जाएंगे ये 6 के 6 और 3 हल सुसंगत हल होंगे जो कि ये होंगे बेसिक फिजिकल। तो देखो क्या बना इससे, ये बना x1 भी 1/2, x2 भी 1/2 और x3 भी 1/2। x1 = x2 = x3। तो क्या बन जाएगा, अतः दिए हुए निकाय का अद्वितीय हल जो है अपने को प्राप्त हो गया, क्या 0 1/2 0 एंड 0। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करने वाला है, इससे आपको पिछली सारी डेफिनेशंस भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके।